नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया हिस्ट्री राजस्थान से। आज बात करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर 1 के बारे में। अब इस वीडियो में आप जंप करने की बजाय कुछ चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए, एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए मेरी ओर से। इस तरीके के जो वीडियो बनाए जाते हैं, उनका एक उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। दूसरा छिपा हुआ उद्देश्य ये होता है कि उस अध्यापक का या उस संस्थान का कोई कोर्स हो या किताबें हों, तो उसकी ओर विद्यार्थियों को किसी तरीके से गली निकाल के ले जाया जाए ताकि उनको आर्थिक लाभ हो सके। तो यहाँ मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि पेपर 1 से संबंधित मेरी खुद की कोई किताब नहीं आती, ठीक है? मेरी सिर्फ़ एक कला संस्कृति की किताब इससे रिलेटेड कोई आती है, लेकिन वो भी फर्स्ट ग्रेड की नहीं है, जनरल हर एग्ज़ाम के लिए कला संस्कृति की किताब आती है। उसको भी आप न पढ़ें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी संस्थान की दूसरे की पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं। दूसरी बात आती है कोर्स की। तो पिछले जो भर्ती थी उसके दौरान हमने एक कोर्स बनाया था, वो रिकॉर्डेड उपलब्ध है और उसके बाद में मैंने जैसे कि मैंने पहले भी टेलीग्राम पे बताया था कि मैं आगे ऑनलाइन क्लासेस का काम नहीं करने वाला हूँ। तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँ, इस तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर कुछ तथ्यों को पेश करूँ कि आप मेरी कोई किताब खरीद लें या मेरा कोई कोर्स खरीद लें। हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स है, उसके बारे में मैं लास्ट में जानकारी दूँगा। तो राजस्थान में सबसे न्यूनतम प्राइस में आता है और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उसी को खरीदें और उसी से तैयारी होती है। आप तैयारी किताबों के माध्यम से भी कर सकते हैं। किन चीज़ों के लिए कोर्सेज़ की या ऑनलाइन क्लासेज़ की या यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेज़ की आवश्यकता होती है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। किताबें सेलेक्ट करना तो ज़रूरी है ही अच्छी किताबें, लेकिन क अच्छी किताबें तो बहुत सारी होती हैं और ज़्यादातर किताबें अच्छी ही आती हैं। लेकिन उनको पढ़ना कैसे है, उनकी तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश का अभ्यास कैसे करना है, गणित में आप अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएँ, विज्ञान में कैसे प्रयास करें। तो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है आपके, जो पेपर 1 के पार्ट हैं, उन सब के बारे में मैं पूरी डिटेल से बात करूँगा। तो यदि आप ये सोच के आए हैं कि 2 मिनट में कुछ बता दिया जाएगा, तो आज इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, एक-एक पक्ष पे इस पे बात करने वाला हूँ। जिस प्रकार के पेपर हुए हैं, जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, जिस प्रकार से विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो सब बातें हैं वो अपने ज़हन में रखते हुए और मैं इस तरीके से आपको एक रणनीति बताने की कोशिश करूँगा कि भविष्य में ये रूल रहे, न रहे, दोनों पेपर को मिलाकर बनाए पेपर आसान है, कठिन है, सब तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकें और तैयार करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पेपर क्वालीफाई कर जाएँ। आप फाइनल जो आपका परिणाम है, वो भी आपके पक्ष में आए, आप चयनित हों, इस प्रकार की मैं एक रणनीति आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है इतिहास का। मैं क्रम वाइज़ आपका चलता जाऊँगा और सबसे पहला पार्ट है आपका हिस्ट्री का। अब इसमें कला संस्कृति का भी पार्ट है और इतिहास में आपके 2 पार्ट हैं। एक इसमें आपका भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में भी आपका जो पार्ट आता है, वो आता है आधुनिक भारत का। ठीक है? 1857 की क्रांति से शुरू होके और भारत की आज़ादी तक का जो आपका दिया गया है। दूसरा इसमें पार्ट है राजस्थान का इतिहास। फिर इसमें एक भाग है आपका राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति। इसको हम राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भारत के इतिहास 3 भागों में मिलाकर यही हम कहते हैं कि हिस्ट्री का पार्ट है। सारा हम ये ऐसे बोल देते हैं और इसके लगभग आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें बिल्कुल फिक्स नहीं है, जैसे अब की बार अनुमान ये था कि आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस काफ़ी है, तो 6-7 क्वेश्चन आएँगे, तो कई पार्ट में आपने देखा कि 4-4 क्वेश्चन ही पूछ लिए गए। तो कोई तय नहीं है कि भारत के इतिहास के 5 आएँगे या 4 आएँगे या राजस्थान के इतिहास के 6 आएँगे, 7 आएँगे। मोटा-मोटी आप ये मान लो कि प्रत्येक पार्ट से किसी से 4 आ सकते हैं, किसी से 5 आ सकते हैं, किसी से 6 आ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति के 2000 जो 25 में पेपर हुए उसमें कम क्वेश्चन थे, 2026 में उसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो कहीं लिख तो रखा नहीं कि किससे कितने पूछे जाएँगे, तो वो उनकी मर्ज़ी होती है कि वो कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जो प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ सकता है, पढ़ के जाता है। लेकिन फिर भी इस पार्ट में बहुत कम अंक विद्यार्थी ले पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि पेपर का स्तर बहुत कठिन आ रहा है। अब इस पेपर का स्तर कठिन है और इतिहास, कला, संस्कृति के प्रश्न इतने कठिन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए सामग्री क्या हो, ये पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता है। अब इस पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से मैं आपको दे सकता हूं कि कुछ किताबें छोटी हैं, कुछ किताबें बड़ी हैं, लेकिन यदि थोड़ी बड़ी किताब पढ़ के भी कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता हो, तो हम उसको पढ़ें। नहीं तो फिर फायदा क्या है? जैसे भारत के इतिहास के अंदर यदि आपके पूछे जाते हैं 4-5 क्वेश्चन, तो उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं,
जिनको आप सामान्य तौर से अटेंड नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल संभावना ही नहीं बनती है उनकी। क्योंकि वो इतने या तो कोई फैक्ट ऐसा पूछ लेते हैं जैसे आज़ाद हिंद फौज से संबंधित ऐसे फैक्ट आपने पूछ देखे, या तो फैक्ट ऐसा पूछ लेते हैं कि जो आप गाइड पढ़ के जाते हैं उसमें कहीं होता ही नहीं है। या फिर कोई एक एक प्रश्न ऐसा आता है जिसका आपको आपका कुछ पार्ट पढ़ा हुआ होता है, कुछ नहीं पढ़ा होता, उसके अंदर 3-4 ऐसे जटिल कथन दे दिए जाते हैं, जिससे आप उत्तर नहीं निकाल पाते क्योंकि उसमें से कुछ सूचनाएँ हैं वो आपकी गाइड में नहीं होती हैं, या होती हैं तो आप उनको एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल नहीं कर पाते और जिसकी वजह से आपका ये प्रश्न गलत हो जाता है। वो नेगेटिव और दे जाता है। आधा-अधूरा प्रश्न आता है वो नेगेटिव और दे जाता है क्योंकि हम लोभ ये हमारा हो ही जाता है कि कर देते हैं चलो इसको, और फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो फिर इसमें किया क्या जाए? पढ़ा क्या जाए? देखो, सामान्य तौर पर जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान में जैसे नाथ पब्लिकेशन की किताब पढ़ के जाते हैं, छोटी किताब निकाली थी इन्होंने, या फिर जो एक नेवारी सर वाली आई थी, तैयारी कर लो नाम है क्या उनका? हाँ, उससे उससे आई थी। तो ये कुछ छोटी किताबें हैं जो भारत के इतिहास से पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है? अब आप कहें कि सर इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। मैं भी ये मानता हूँ कि इस प्रकार की किताबों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो फिर ऑप्शन क्या है? फिर आप जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, वो तो चलो कहीं और से कवर कर लेंगे, सेकंड पेपर से कवर कर लेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी इतिहास के नहीं हैं, वो फिर कौन-सी किताबें पढ़ेंगे? तो मैं ये आपको कहूँगा कि फिर आप उसका पीछा मत करो, इन 2 प्रश्नों का आप पीछा मत करो। इन 2 प्रश्नों का आप पीछा करने के लिए जाओगे, तो आप अपने कंटेंट को दुगुना कर लोगे, और कंटेंट को आप दोगुना तक कर लोगे, तो फिर आप उनको नहीं तो फिर ये भी गारंटी नहीं है कि वो 2 क्वेश्चन उस कंटेंट से मिल भी जाएँगे। हो सकता है 1 क्वेश्चन आपका और आ जाए, लेकिन वो कंटेंट इतना होगा कि आप उसको ठीक से रिवाइज़ भी नहीं कर पाएँगे। यहाँ आप एक अच्छा करेंगे, तो आपका कोई एक आसान प्रश्न गलत हो जाएगा और आपका टाइम भी कंज़्यूम ज़्यादा होगा और आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं पाएँगे, यदि आप नहीं दे पाएँगे, यदि आप प्रत्येक पार्ट के अंदर यदि अधिक सामग्री का चयन कर लेते हैं। तो कोई बड़ी सामग्री का चयन करना कोई अच्छी रणनीति नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 40% की ही आवश्यकता पड़ती है आजकल तो। उतने में सिलेक्शन हो जा रहा है लोगों का। तो वहाँ आप 100% के पीछे भागने की बजाय जितना आपके कंटेंट से आ रहा है, वही ठीक कराएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी मेरे हिसाब से। नहीं, आप किसी दूसरे अध्यापक से पूछ के या और वीडियो देख के आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। इसमें यदि कोई न्यू किताब आएगी, निश्चित रूप से इन दोनों किताबों से 20-30%, 40% एक्स्ट्रा सामग्री की कोई बढ़िया किताब आती है, तो उसके लिए एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन इस प्रकार की किताबों का, छोटी किताबों का नहीं रहा है। लेकिन जो उपलब्ध हैं, इतने पेजेज़ में उनमें ये अच्छी किताबें मानी जाती हैं, और पेपर का स्तर ऐसा आ रहा है इतिहास के अंदर, सेकंड ग्रेड में भी जो एसएसटी का पेपर था उसमें इतिहास ऐसा पूछा गया कि बड़े-बड़े दिग्गजों की किताबों से 50-60% जो क्वेश्चन है वही मिल पाए। तो ये आप मैं सिंगल-सिंगल पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप इस प्रकार की कोई एक किताब लेके उसको पढ़ते रहें, और अभी भी तो आरपीएससी ने कोई कमेटी-वमेटी बनाई है कि प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का हो या पेपर कैसे दिया जाए कि विद्यार्थी ज़्यादा क्वालीफाई कर पाएँ। मेबी थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल आपको अगली बार पेपर का देखने को मिल सकता है। यहीं बीच में मैं एक सवाल ले लेता हूँ, आपका सवाल था कि सर वैकेंसी आएगी कब? अभी वैकेंसी आएगी कब इसका किसी को कुछ पता नहीं होता, जो भी मैं कहता हूँ या कोई और कहता है वो सिर्फ अनुमान से कहते हैं, ठीक है? पूरी ये संभावना है कि अगले साल आपकी वैकेंसी ज़रूर आएगी 2027 में। पदों की संख्या तो देखो पहले से इतने ही इस वैकेंसी में ही बहुत सारे विषयों के खाली रह गए हैं, और कुछ और नए पद हो जाएँगे तो निश्चित रूप से एक ठीक-ठाक सम्मानजनक पदों पे आपकी भर्ती आ जाएगी। उसका कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पेपर 1 की तैयारी किस प्रकार से करें। तो एक तो ये पार्ट हो गया। फिर आपकी बात आती है राजस्थान के इतिहास की। अब राजस्थान के इतिहास के लिए मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और उसके पास राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल की किताबें नहीं होंगी। तो यहाँ पर राजस्थान के इतिहास के भी कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें भी वही रेंज वही है, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। तो इसके अंदर आप चाहे जैसे आपको हिंदवाल पब्लिकेशन की किताब हो, नाथ पब्लिकेशन की किताब हो, या आपके पास कोई दूसरी किताब हो जैसे पैनोरमा इत्यादि, थोड़ी बड़ी किताबें हैं, पैनोरमा आदि इस प्रकार की कोई किताबें हों। यहाँ अब जैसे एक विद्यार्थी ने, मैंने पहले एक पोस्ट लगाई थी कि आपके कोई जो सवाल हैं, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक विद्यार्थी का वहाँ पे ये भी सवाल था कि सर आप प्रत्येक सेगमेंट की एक ही किताब बता देना, अलग-अलग मत बता देना। फिर हमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ ये इसलिए ज़रूरी है अलग-अलग किताबें बताना, क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 90% विद्यार्थी ऐसे होंगे, जिनके पास पहले से किताबें हैं। यहाँ मैं सिर्फ़ एक ही पब्लिकेशन की किताब का यदि नाम लिखता हूँ, तो उन विद्यार्थियों के मन में संशय हो जाएगा कि हमारी सामग्री तो गलत है, और फिर वो दोबारा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि कहीं और से और किताबें जुगाड़ी जाएँ, बाज़ार जाएँगे, पैसे खर्च करेंगे। तो इन पब्लिक कुछ 2-4 जो रेप्यूटेड पब्लिकेशन हैं, उनकी किताबों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और उनमें से आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो उस किताब के कारण आपका चयन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप निश्फ़िक्र रहें, इस प्रकार की जो भी किताब आते हैं, आप उन किताबों का जिसमें से किसी का भी अध्ययन कर रहे हैं,
वो सफिशिएंट है, उसमें से एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है, कुछ छूट भी जाते हैं तो बात ये है कि उसमें दिया हुआ प्रश्न है, वो आपके कम से कम गलत हो। क्योंकि हर पार्ट के लिए मैं यदि आपको बहुत अधिक सामग्री वाली अब इसमें राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की कला संस्कृति में भी बहुत सारे लेखकों की ऐसी किताबें आती हैं, जिनमें प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी देख लेंगे कि इस किताब से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। लेकिन वो किताबें याद रखना संभव नहीं है। आप एक बात को समझें कि किसी भी पार्ट के लिए बहुत बड़ी-बड़ी किताब क्योंकि कोई एक पार्ट नहीं है। पेपर 1 के अंदर ही आपके 9-10 पार्ट हो जाते हैं। फिर आपका पेपर 2 तो पूरा ही बच जाता है, इससे डबल। ये तो 75 क्वेश्चन का, वो 150 क्वेश्चन का है। अब इन सब के लिए आप इस प्रकार की सामग्री का चयन कर लेंगे, तो उस प्रकार की सामग्री से आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ही देख पाएँगे, आपकी सामग्री से प्रश्न भी आएँगे, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में उनको अटेंड नहीं कर पाएँगे। ये बात आप ठीक तरीके से जान लीजिए। इसलिए सामग्री चाहे पेपर का स्तर कैसा ही आया, सामग्री आपको थोड़ी-सी लिमिटेड ही रखनी होगी। यही स्ट्रैटेजी आपकी काम आएगी। बाकी आप बीए, एमए, बीएड विद्यार्थी हैं, तो आपको खुद भी थोड़ी नॉलेज हो गई होगी इस बातों की। तो इस प्रकार की कोई भी राजस्थान के इतिहास से संबंधित आपके पास किताब है, वो किताब आप पढ़ते रहें, उसी को कंप्लीटली उस पे भरोसा रखें, उसमें से कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव में मत जाएँ। जो भी उसमें से आता है, वो आपका सही हो जाए, ये प्रयास आपका रहना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है राजस्थान की कला संस्कृति। इसके लिए भी आपके पास चाहे नाथ की हो, चाहे दीनदयाल की हो, इस प्रकार की कोई भी किताब हो, ये मैं किसी का नाम पहले लिख रहा हूँ, किसी का बाद में लिख रहा हूँ, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। ये लगभग किसी में क्या है कि 20-50 पेज कम आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं, आप पे निर्भर करता है। बहुत बहुत ज़्यादा पेज वाली किताब देखो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। या फिर हमारी खुद की आती है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से, जो आपको बेहतर लगे। अब मैं आपको ये कह दूँ कि हमने तो कुछ ऐसा लिख दिया है कि जो पूरी दुनिया में कहीं उपलब्ध ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है, दूसरों ने अपनी तरफ से प्रयास किया है। लगे आप उससे राजस्थान कला संस्कृति का पार्ट वो कर सकते हैं। नहीं तो फिर देखो इस पार्ट के लिए जैसे राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास के लिए कंबाइंड गाइड भी आती है। अलग देखो ये तो अलग-अलग किताबें यदि आपके पास हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें से आप अपना मार्क कर लीजिए, सिलेबस के अनुसार और वो पढ़ लीजिए। नहीं तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की एक साथ किताबें आती हैं। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की। उसके अंदर आपके नाथ वाले भी निकालते हैं, उसके अंदर आपके दीनदयाल पब्लिकेशन वाले भी निकालते हैं, कुछ और अन्य पब्लिकेशन भी निकालते होंगे। तो उनमें से आप किसी भी जो पब्लिकेशन की है वो एक किताब लेके उससे तैयारी करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डर लगता है किसी एक पब्लिकेशन की किताब का नाम लेने में या किसी का किताब का क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं किसी से डरता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ पब्लिकेशन है, उनकी किताबें लगभग-लगभग एक जैसी आती हैं और उनमें से आप किसी का भी अध्ययन करेंगे तो आपको कोई नुकसान वाली बातें नहीं है। तो आप सिर्फ़ जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के हिसाब से राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास की कंबाइंड जो किताब आती है, इन पब्लिकेशन की, वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपको किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। उनमें से कुछ प्रश्न छूटते हैं, तो उनको छूटने दीजिए क्योंकि आपको 75 में से 75 नहीं करने हैं और ना आप कर सकते हैं, चाहे भले ही आप कुछ भी पढ़ के चले जाओ। तो ये बात हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? अब इसकी प्रैक्टिस के लिए देखो अभ्यास प्रश्नों की जो किताबें आती हैं, जो पीवाईक्यू वगैरह हैं, उनमें किताबों में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आरपीएससी आजकल जिस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है, वो तो उन्होंने लगभग 2 साल से पूछने शुरू किए हैं। जबकि उन किताबों में प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, जो कि बहुत गुज़रे ज़माने के हैं। उसमें सिर्फ़ सिंगल फैक्ट वाले प्रश्न हैं, ऐसे आरपीएससी बहुत कम पूछ रही है। उनमें से अधिकांश जो किताबें हैं, उनमें जो पुराने पीवाईक्यू हैं, उनका कोई ज़्यादा सेंस बनता नहीं है, क्योंकि उस प्रकार के प्रश्न पूछे जा नहीं जा रहे। लेकिन उनकी व्याख्याओं वगैरह से या कुछ नए प्रश्न उन्होंने नए एडिशनों में ऐड कर दिए हैं, तो उसका कुछ आप लाभ ले सकते हैं। तो इसमें दिशा 2020 की जो किताब आती है, दिशा 2020 उस प्रकार की कोई किताब ले सकते हैं या और भी जैसे नाथ की भी 360 नाम से इस प्रकार से किताब आती है। ऐसी कोई एक किताब लेके आप कुछ अभ्यास करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है? तो ये पहला पार्ट हो गया। आज मैं आपको पहले ही बताया था कि वीडियो लंबा होगा, मैं शॉर्ट में बात नहीं करूँगा, मैं हर जो पार्ट है उसकी पूरी डिटेल में बात करूँगा। फिर इसके बाद में आता है आपका दूसरा भाग। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो आपका भाग है, गणित और रीज़निंग, ठीक है? इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हल्ला रहता है आर्ट्स के विद्यार्थियों के लगभग-लगभग इसके 10 क्वेश्चन हैं, इसमें 2 क्वेश्चन, कभी-कभी 3 क्वेश्चन और रीज़निंग के और 8 क्वेश्चन गणित के इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब ये जो गणित का पार्ट है, वो भी आपका अलग-अलग भागों में बँटा हुआ है। इसके अंदर एक भाग तो आपका है जो आपके संख्याओं से संबंधित टॉपिक है ना, अंकगणित वाला, संख्याएँ ईटीसी, ये जो अंकगणित वाला पार्ट है, ठीक है? इसके अंदर से। एक इसके अंदर थोड़ा-सा आपका जो बहुपद वगैरह,
द्विघात समीकरण वगैरह वो बीजगणित वाला पार्ट है, ठीक है? फिर इसके अंदर एक आपका ज्यामिति वाला पार्ट है जिसके अंदर आपके घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला इस प्रकार का रहता है और फिर इसके अंदर आपका एक सांख्यिकी का पार्ट, ठीक है? सांख्यिकी के भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। इन सब पार्ट में से लगभग 2-2 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद में ये तो गणित वाला पार्ट हो गया और इसके बाद में एक पार्ट हो गया आपका रीजनिंग का, जिसके बहुत कम टॉपिक दे रखे हैं आजकल, 3-4 टॉपिक ही हैं और वो टॉपिक आपको ज़रूर करने चाहिए और वो 2 क्वेश्चन विद्यार्थी निश्चित रूप से कर सकते हैं यदि तैयार कोई भी विद्यार्थी हो, वो उसमें प्रयास कर सकता है और उसमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन करने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि टॉपिक बहुत कम है और उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। हाँ, कई बार क्या है कि वो संख्याओं वाला श्रेणी वाला जो सवाल आता है वो इतना जटिल होता है कि नहीं हो पाता, वो तो अलग बात है। हो सकता है कभी वो आसान आ जाए, लेकिन 2 में से 1 क्वेश्चन तो ज़रूर हो जाएगा और आपको तो यही प्रयास करना है कि जो पार्ट कठिन है, उन पार्ट में से भी आप 50% सवाल कर पाएँ, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब इसके लिए जो भी अलग-अलग प्रकार की किताबें आते हैं, ऑलमोस्ट 95% मैटर उनके अंदर समान है। चाहे आप 5 नहीं, 7 नहीं, 8 पब्लिकेशन की किताब उठा के देख लो, 95% मैटर आपको सेम देखने को मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है कि यदि आप साइंस के विद्यार्थी, गणित से संबंधित नहीं है, गणित में भी साइंस वालों को भी नहीं आती गणित इतनी, तो जो तो मैथमेटिक्स का है वही अच्छे तरीके से कर पाता है। बाकी आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो आपको इसका जो है वो किसी न किसी शिक्षक की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस ये जो टॉपिक है, इनमें से बहुत सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे भी निःशुल्क भी मिल जाते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं या किसी कोचिंग का आपने कोर्स ले रखा है, तो अध्यापकों की क्लास ले सकते हैं। ये जो पहले वाला पार्ट था ना, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कोचिंग करने का कोई सेंस नहीं है। मेरी खुद की ऐप पर टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कोचिंग करने का कोई सेंस नहीं है। ये आप जितना किताबों से ही पार नहीं पड़ रही, तो कोचिंग में तो फिर भी कुछ लिमिटेड लिखाया जाएगा, तो उससे कैसे पार पड़ेगी? तो बावजूद इसके मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये पार्ट है, वो आपको किताबों से ही पढ़ना चाहिए, कि बजाय आप कोचिंग के या नोट्स के भरोसे रहें। आप इसको प्रयास ये करें कि किताबों से पढ़ें। ये मेरी सीधी आपको राय रहेगी। इसमें आप किसी न किसी शिक्षक का सहारा ज़रूर ले सकते हैं। और मैं जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो कोर्स है उसके अंदर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा और अलग से आप गणित लेना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं तो अभी रक्षाबंधन आएगा तो उसपे कोई ऑफर दे देंगे। तो ये ₹100 के आस-पास वो टीचर पढ़ाया हुआ है, गवर्नमेंट टीचर हैं बाड़मेर के, उनसे पूरा कोर्स करवाया है और आराम से पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी ऐप पर ही है तो वही आप लें, आप कहीं से आपने दूसरी जगह से ले रखा है। कोई टीचर हो सकता है यूट्यूब पे निःशुल्क भी पढ़ा रहा होगा, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं लेकिन इनको उसको समझने के लिए आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो वीडियो देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं या किताब में देख लेते हैं। अभ्यास उसका करते नहीं हैं। बिना अभ्यास के यदि आप जाएँगे, तो भले ही आपने वो वीडियो 2 बार देखे हों, 4 बार देखे हों, 10 बार देखे हों, आपसे एक भी प्रश्न नहीं होगा। बिना गणित के प्रश्नों का अभ्यास किए, यदि आप सिर्फ वीडियो देख के या किताब के नोट्स पढ़ के या किताब पढ़ के जाएँगे गणित में, सूत्र याद करके जाएँगे, तो आप एक भी सवाल हल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभी अभ्यास कहाँ से करें? या तो जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उनके वीडियो में जो क्वेश्चन होते हैं, उनका बार-बार अभ्यास करो। दूसरा क्या है कि आपने जो गाइड ली है, देखो इसमें एक तो गणित विज्ञान के लिए इस्माइल पब्लिकेशन की एक किताब आती है, कंबाइंड किताब, गणित विज्ञान की, ठीक है? वो वाली ले सकते हैं या फिर जो मैंने आपको पीछे ब बताए 2-3 पब्लिकेशन के नाम, उनकी भी गणित विज्ञान की किताबें आती हैं अलग-अलग, जैसे गणित विज्ञान की नाथ की भी आती है, दीनदयाल की आती है। उनमें से भी आप कोई किताब लेके उसका अभ्यास कर सकते हैं। उनमें जो भी सवाल दिए गए हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। साथ ही मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की जो किताबें अपने राजस्थान के स्कूलों में भी चलते हैं, उसमें 9वीं और 10वीं के अंदर मैथ वाले, रीजनिंग तो नहीं है, लेकिन गणित वाले जो टॉपिक हैं, इनका पूरा आपको दिया हुआ रहता है। उसमें से आपको निश्चित रूप से अभ्यास करना चाहिए। कोई कोई भी लेखक किताब के ऊपर ये लिख दे कि हमने 9th-10th को इंक्लूड किया है, वो भी फिर भी कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये बताना चाहता हूँ कि या तो मार्केट से वो किताब ले आइए या एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और जो-जो चैप्टर जो आपके सिलेबस के अंदर आते हैं, उन चैप्टर्स का आपको अभ्यास एनसीईआरटी से ज़रूर करना है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं तो संख्याएँ बदल कर पूछ लिए जाते हैं। उसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे ज्यामिति के अंदर आपके घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला से संबंधित प्रश्न है। फिर उसका एक आता है कि उनका जो कॉम्बिनेशन है, यानी एक घनाभ है उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है या एक गोला है वो एक शंकु के ऊपर रखा हुआ है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन इसकी अब की बार सबसे ज़्यादा वही पूछे गए।
अब की बार सबसे ज़्यादा वही पूछे गए, रीज़न क्या है? कि पहले एनसीईआरटी के अंदर वो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली चलती थी, उस प्रश्नावली के अंदर पहले प्रश्नावली होती थी घन की, घन-घनाभ की, फिर बेलन की, फिर शंकु की, फिर गोले की, है ना? फिर उनके संयोजन की, ऐसे 5-6 एक्सरसाइज़ उसके अंदर हुआ करती थी, अलग-अलग पार्ट की। अब उसके अंदर उसमें क्या है कि पीछे जब 1-2 साल पहले एनसीईआरटी ने जो सिलेबस कोविड के बाद में थोड़ा कम कर दिया था, तो उसमें कई कुछ तो प्रश्नावली हटा दी और कुछ जो एक्सरसाइज़ प्रश्नावलियाँ थी, उसके अंदर के पार्ट हटा दिए। जैसे पहले 13वीं प्रश्नावली होती थी 13.1, 2, 3, 4, 5, 6 उसमें से 4 हटा दी और 2 छोड़ दी। इस प्रकार का उन्होंने कुछ कर रखा है। तो उसमें आप देखोगे कि जो उनके अलग-अलग सवाल थे, वो तो बहुत कम कर दिए और सिर्फ़ संयोजन वाले सवाल ज़्यादा छोड़ रखे हैं, यदि आप किताब उठा के देखोगे तो। 10वीं कक्षा की किताब में आप देखोगे, तो संयोजन वाले जो सयाल सवाल यानी 2 जो आकृतियाँ हैं, उनको मिलाने वाले जो सवाल हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। जो सिंगल सवाल वाली पहली प्रश्नावलियाँ थी, एक्सरसाइज़ थी, वो हटा रखी हैं और उन्होंने उसी को देख के अब की बार सारे सवाल किससे संयोजन वाले से पूछे। जबकि विद्यार्थी हैं, वो गाइड्स के माध्यम से अभ्यास करते रहे और अन्य प्रकार के बहुत सारे सवालों का और संयोजन के सवाल ये सोचे कि बड़े हैं, ये तो कौन पूछेगा? जबकि उन्होंने एनसीईआरटी की किताब से उस प्रकार के सवाल देख के और वैसे ही सवाल बना के दे दिए। तो एक तो गणित और एक विज्ञान, इनमें आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी कक्षा 9-10 की किताबों से नोट्स बना के, उनके जो सवाल हैं वो एक जगह लिख के और अपनी पहली तैयारी कर लेनी है। ये भर्ती परीक्षा का नोटिफ़िकेशन आने के बाद इस प्रकार की तैयारियाँ नहीं होती हैं। आप आज से ही 9वीं 10वीं की विज्ञान से अपने टॉपिक से संबंधित नोट्स बना के रेडी कर लीजिए ताकि आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ, उनसे आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएँ। समझ रहे हैं? तो एक तो किसी गाइड से अभ्यास करना है और एक 9वीं 10वीं की किताब से आपको अभ्यास करना है। रीज़निंग के सवाल भी आपको गाइड्स में पर्याप्त मिल जाते हैं, उनके अभ्यास से आपका काम चल जाता है। ठीक है? तो पहले किसी शिक्षक की सहायता लें, वो आप चुनें, आपकी मर्ज़ी है आप किससे पढ़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद में आपके पास जो भी गाइड है, उस गाइड से आप सवालों को हल करें, बार-बार हल करके देखें। कुछ और नए सवाल ढूँढें इंटरनेट के ऊपर, खुद हल करने का प्रयास करें। आपको ये होना चाहिए कि हाँ, इससे संबंधित इन सूत्रों से संबंधित इन ये जो भी फ़ॉर्मूला है, ये जो भी अवधारणाएँ हमने पढ़ी हैं, इससे संबंधित कैसा भी सवाल आए तो मैं कर लूँगा। अब उसमें 10 में से यदि आप 4-5 सवाल भी कर पाते हैं गणित के अंदर, तो फिर आपके पहले पेपर में डिस्क्वालीफाई होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। समझ गए बात को? अगला पार्ट चलते हैं अब। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं भाषाओं की, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी का पेपर इस प्रकार का आता है कि इसके अंदर आप जैसे क्वेश्चन तो इसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं 5 इसके भी आते हैं 5 क्वेश्चन। ये इस प्रकार का आता है यदि आप अच्छी तैयारी करके जाते हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऐसा ये पार्ट है क्योंकि ऐसा उसमें कुछ नहीं पूछा जाता कि आप न कर पाएँ। हो सकता है एक जो प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित एक जो अनुवाद वाला प्रश्न हो तक वो भी नहीं हो सकता आपको ना आए, लेकिन बाकी आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। 4 नहीं हो तो आप कम से कम ये कोशिश करें कि मेरे 3 क्वेश्चन तो इसके अंदर ज़रूर होने चाहिए। ठीक है? नहीं तो फिर आप में कर पाएँगे। हिंदी में भी नहीं कर पाएँगे तो अंग्रेजी में कहाँ से कर पाएँगे? लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनको हिंदी में दिक्कत आती है, इंग्लिश के वो कर लेते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि आप किस मीडियम से पढ़े हुए हैं। यहाँ पर आपको या तो देखो एक बोर्ड वाली 11वीं वाली हिंदी व्याकरण रचना वाली किताब आती है। उससे कुछ तैयारी आप कर सकते हैं। या इसके अलावा यदि आपने कोई और एग्ज़ाम दिया है कभी आरएएस का, एसआई का, है ना? तो आपके पास चाहे महिया सर की किताब हो या राघव प्रकाश की किताब हो, है ना? उसके से भी आपके सिर्फ़ सिलेबस के टॉपिक छाँट के और या मिश्रा जी की किताब, ऐसी बहुत सारी किताबें। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें से कि कोई भी किताब आपके पास पड़ी है, तो आपको फिर नई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं फिर ये जो मैंने आपको जो पब्लिकेशन बता रहा हूँ, बार-बार नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके सबके अलग-अलग पार्ट की ऐसी छोटी किताबें आती हैं और वो आप देख सकते हैं। जैसे उसमें च्यवन प्रकाशन की भी मैंने पिछली बार बताई थी, हिंदी इंग्लिश की ऐसी किताबें आती हैं। कोई भी पब्लिकेशन हो, उसकी आप हिंदी इंग्लिश से ग्रामर से रिलेटेड किसी पब्लिकेशन की आपके पास कोई भी किताब हो, उससे आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि 2 से 3 क्वेश्चन और ये मैंने पिछली बार वैकेंसीज़ के लिए वीडियो बनाई थी, तब भी बार-बार ये बताया था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बार-बार क्वेश्चन आते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला हो, है ना? उससे आपको देखते हैं हर बार क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार का एक जो दूसरा टॉपिक है, तो उनसे 2 क्वेश्चन तो वो फिक्स हैं, लगभग वो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं उस तरीके के। उनके आप नियम याद करके और उनके आपको अभ्यास करने होंगे। अभ्यास के लिए आपको इंटरनेट पर दुनिया भर के क्वेश्चन मिल जाते हैं आजकल या किसी गाइड में भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएँगे। यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप उसके
कुछ क्वेश्चन कर पाएँगे। अभी आप कहेंगे सर बिल्कुल ही नहीं आता, तो फिर भी कुछ तो प्रयास करना चाहिए आपको। हाँ, एंटोनिम, सिनोनिम पूछे उसका कोई अंत नहीं है, पता नहीं कहाँ से पूछ का कोई अंत नहीं है, उसमें तो कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, वो पढ़ जाओ आप, आ जाए तो ठीक है। लेकिन ये जो एक्टिव पैसिव के सवाल हैं, है ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सवाल हैं, नरेशन के, इस प्रकार के जो 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके गलत नहीं होने। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस प्रकार के जो 2-4 टॉपिक हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाने कि हाँ, कैसे भी पूछ ले मैं कर दूँ, 2 सवाल तो मेरे हो जाएँ। ऐसे ही हमें कुछ-कुछ करके सवाल निकालने होंगे। कहाँ से हमें ज़्यादा सवाल निकालने होंगे, वो भी मैं आपके वीडियो में आगे बात करूँगा। मैं टाइम देख ही नहीं रहा कि आज इसके अंदर कितना समय लगने वाला है। ठीक है? इसी प्रकार से आपको अंग्रेजी में भी किसी भी पब्लिकेशन की एक सामान्य जो गाइड आती है, उसके अंदर आपको चाहे नाथ वाली हो, हिंदवाल की शायद नहीं आई थी, या मुझे याद भी नहीं। मैंने आज ये देखी नहीं पुरानी किताबें कौन-कौन सी पढ़ी हैं, या इसमें जो आपकी किताब आई थी, च्यवन प्रकाशन की, है ना? इस प्रकार के किसी पब्लिकेशन की एक किताब आप ले लो और उससे प्रश्नों का अभ्यास करो, और इसके अंदर भी आपको टीचर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अंदर कोचिंग के उनके नोट्स भी आप बना सकते हो। उनके नोट्स यदि आप बना लेते हो, फिर उसके बाद में इसकी आवश्यकता नहीं है। सारे आप अपना पूरा काम कर सकते हो। शायद मैं धीरे बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी। थोड़ा-सा वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। रात के लगभग 12 बज के 13 मिनट हो रही हैं। थोड़ा एनर्जी कम फ़ील कर रहा हूँ मैं भी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी की बात हो गई, है ना? इसके अंदर किताबों से ज़्यादा ये है कि आपको अंग्रेजी के अंदर शिक्षक ढूँढना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। उस तरीके से आप पढ़ सकते हो, और हिंदी में आप कोशिश ये करो कि आपसे गलतियाँ कम से कम हो। हिंदी, अंग्रेजी हो गया, ठीक है? उसके बाद में आप बात कर लेते हैं 3-4, वो दोनों साथ में मान लो उसको। फिर आप बात कर लेते हैं राज्य व्यवस्था की, भारत की राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान कह दो इसको। कि आपके लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कठिन क्वेश्चन आते हैं। संभावना ये बनती है कि कितना भी पढ़ के चल जाओ, 2-3 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ पाते। ज़्यादातर विद्यार्थियों के अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाते हैं। तो इसके अंदर आप मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप प्रयास करने की बजाय जो है उसमें से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो भी हो पाएँ वो ठीक हो जाएँ, इसी का प्रयास करना चाहिए, न कि ये प्रयास करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर चाहे राहुल चौधरी की किताब आती है, ठीक है? या नाथ की भूगोल उसकी साथ में आती है, भूगोल राज्य व्यवस्था की साथ में किताब आती है, ठीक है? उस प्रकार की कोई किताब आप पढ़ सकते हैं, और आपको ये आप क लक्ष्मीकांत वगैरह से वो बता तो देते हैं, लेकिन उनसे कौन नोट्स बनाएगा, इतनी बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सवाल आपका उससे आ ही जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि जो प्रचलित गाइड चल रही हैं, उसी से आप अभ्यास कर लो, अपना तैयारी कर लो। बार-बार उसी को रिपीट करो, ताकि कुछ क्वेश्चन जो उनमें से आएँ वो आपके ठीक हो जाएँ, बजाए इसके कि आप ये कोशिश करें कि इससे 4 ही क्यों आए, मुझे तो 5 प्रश्नों वाली, 5 में से 5 वाली किताब चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। ऐसी ऐसी आप स्ट्रैटेजी है वो न बनाएँ तो बेहतर है। ठीक है? तो ये कठिन पार्ट है, लेकिन इसमें छोड़ने वाला पार्ट नहीं है बिल्कुल भी, आपको छोड़ना नहीं है ये पार्ट भी। उसके बाद में एक पार्ट आता है आपका राजस्थान का भूगोल। इस पार्ट को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। लगभग आपके 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जिससे बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ामिनर है वो बाहर नहीं जा सकता है। उसके पास इतना ज़्यादा फैलाव नहीं है कि वो कुछ भी बना देगा, और अभी तक हमने देखा भी है। इस बार 2025 की तुलना में 2026 में सवाल भूगोल के ज़्यादा कठिन आए। यही कारण रहा कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन ये जो एक पार्ट ऐसा है कि इसमें जो किताबें मार्केट में प्रचलित हैं, उन किताबों से 90 से 100% 90 से 100% सवाल मिल जाते हैं। अभी तक तो ऐसा समस्या नहीं है कि किताबों से सवाल नहीं मिले। 90 से 100% सवाल हैं, वो किताबों से मिल जाते हैं। अब आपके पास किताब है और बहुत बड़ी भी नहीं है। उन किताबों को पढ़ के यदि आपके 9 से 10 सवाल हो रहे हैं, तो उसको उस पार्ट को आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि इसमें मैं अधिकतम स्कोर कर पाऊँ। क्योंकि राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास है, उसके अंदर एक टॉपिक का नाम लिख दिया, तो उसके अंदर इतनी संभावनाएँ हैं कि आप 1000 पन्ने पढ़ के भी चल जाएँगे, तो भी संभावना है कि कोई सवाल बाहर से पूछ लेगा। लेकिन राजस्थान के भूगोल में ये है कि यदि आपने 200, 250, 300 पन्नों की किताब भी पढ़ ली, तो आपका पूरी संभावना ये है कि सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो एक तो मैंने आपको बताया ही था। नहीं तो इसके अंदर मैंने आपको किताब की मैं बताऊँ तो, और ये इस प्रकार के जो पार्ट हैं, इनके लिए आपको कोर्सेज़ के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की एक किताब आती है भंवरलाल कड़ेला की।
अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मेरी कुछ किताबें इस पब्लिकेशन से आई थी, तो इसलिए मैं इसकी किताब रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं। इस किताब का रिज़ल्ट पिछले 1 साल के अंदर राजस्थान के किसी भी पब्लिकेशन के या तो बराबर रहता है या ऊपर जाता है। इसलिए मैं इस किताब को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छी किताब है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एक धिंदवाल पब्लिकेशन की किताब है, वो भी इक्वली अच्छी है। या फिर जैसे मैंने आपको नाथ पब्लिकेशन की बताई थी, भूगोल राज्यव्यवस्था की साथ में किताब आती है, वो भी आप ले सकते हैं। ये कंबाइंड किताब आती है, ठीक है? इनमें से कोई एक किताब आप लेके अभ्यास जारी रखो। करना क्या है कि लास्ट में अगली साल जब आपके बजट और आर्थिक समीक्षा आ जाती है, तो उससे संबंधित कुछ डेटा हैं, वो आपको अपनी किताबों में अपडेट कर लेनी चाहिए। ज़्यादातर ये जो शिक्षक हैं जैसे ज्ञान सरोवर वाले हों, नाथ वाले हों, जो उसके बाद में जब नया एडिशन निकालते हैं, तो बताते भी हैं कि हमने नया अपडेट किया है और उसकी पीडीएफ वगैरह भी दे देते हैं। तो बार-बार किताब भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं, उसी में से आप अपना 2, 5, 10 पेज का एक नया मैटर अपडेट करके और उसी से तैयारी रख सकते हैं। इसमें आपको कोचिंग्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसमें आपको कुछ कॉन्क्रीट ये किताबें हैं, इन किताबों से तैयारी करके और ये कोशिश करनी चाहिए कि 7-8 प्रश्न मैं इसमें से ज़रूर हल कर लूँ और ये एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर बहुत स्कोर किया जा सकता है और फिर आपके ऊपर जो डिस्क्वालीफाई होने वाली जो तलवार लटकती रहती है, उससे आप बच सकते हैं, इस पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करके। इसके बाद में हम बात करते हैं विज्ञान की। लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरी नज़र में यह गणित से भी मुश्किल काम है इस पार्ट को पढ़ना। क्योंकि इसका जो पिछली बार सिलेबस जो अमेंड किया गया, सुधार किया गया, सिलेबस में जो चेंजेज़ किए गए, उसमें इसका सिलेबस काफ़ी बढ़ा। इसका जो पाठ्यक्रम है, वो काफ़ी बड़ा कर दिया गया और सबसे जटिल पार्ट ये इसका बन जाता है। इस पूरे सिलेबस का सबसे जटिल पार्ट है, वो विज्ञान है। गणित हो सकता है समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो बड़ा नहीं है। जैसे गणित रीज़निंग के 10 सवाल आते हैं और जैसे कोई टीचर पढ़ाता है, तो उसके अंदर 50-60 क्लासेस के अंदर वो पूरा निपटा सकता है। विज्ञान एक ऐसा पार्ट है 5 ही क्वेश्चन आते हैं और टीचर पढ़ाता है तो भी 80 क्लास से ऊपर चल जाती है। अब बताइए क्वेश्चन आधे पढ़ना पड़ता है डबल। तो ये एक ऐसा पार्ट है कि इसके अंदर कुछ टॉपिक यदि आपको नहीं समझ में आए तो उनको आप छोड़ दो। पूरा नहीं छोड़ना है। कुछ टॉपिक आपको लग रहे हैं कि पिछले हमने देखा ग्रुपों में कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आ रहे और ये बहुत कठिन पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, तो उसको आप थोड़ा-सा स्किप कर सकते हो। बाकी पार्ट इसके आप पढ़ सकते हो या फिर कोई जैसे दिशा वगैरह की पुरानी प्रश्नों की किताब आती है, उससे उन टॉपिक के सवाल हल कर सकते हो ताकि आपकी प्रयास रहे कि 2 क्वेश्चन आप हल कर पाएँ। यहाँ यहाँ भी आपको शिक्षक और कोचिंग की सहायता पड़ सकती है, ठीक है? क्योंकि इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री वाले जो बिंदु हैं वो आपको समझने की आवश्यकता होती है। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जैसे मैंने आपको इस्माइल पब्लिकेशन की किताब बताई या और भी आप किसी पब्लिकेशन की किताब लाते हैं। पिछली बार जैसे उन्होंने आयुर्वेद से संबंधित जो सवाल पूछे, है ना? वो एक प्राचीन भारतीय विज्ञान परंपरा दे रखा था टॉपिक, उससे संबंधित सवाल पूछे, वो किसी गाइड में नहीं है। अब किसी गाइड में नहीं है तो 5 में से 1 सवाल तो ऐसा हो गया कि आपको किसी पब्लिकेशन की गाइड में मिल ही नहीं रहा। आपने कोई भी कुछ भी पढ़ा, तो एक तो वैसे ही गायब हो गया। फिर इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको कुछ टॉपिक तो समझ ही नहीं आए, कुछ याद नहीं रहे। वही रहा ढाक के 3 पात के पढ़ के गए, आया कुछ नहीं। तो इसमें आप थोड़ा-सा लिमिटेड पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें। इस पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे, उसको फिर आपको छोड़ दो। ठीक है? और जिन पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से कुछ पार्ट कर लो और बाकी दिशा वगैरह से पुराने प्रश्न हल कर लो, ताकि आप इसमें से 2-1 क्वेश्चन निकाल पाएँ, ठीक है? अब इसके बाद में कौन-सा पार्ट रह गया? अब यहाँ पे आपके मनोविज्ञान और आपका शैक्षिक प्रबंधन और उसके अंदर आपका एनईपीआरटी इन 2 भागों का मान लगभग-लगभग दोनों से जैसे इसमें से 4 क्वेश्चन आ गए, इसमें से 6 आ गए, इसमें से 5 आ गए, 5 कोई भी संभावना बन सकती है। ज़्यादातर जैसे अभी हमने देखा, अगर हम वो आरटी वगैरह देख लें, तो 6 इससे आ जाते हैं, 4 उससे आ जाते हैं। अब इसके लिए भी 4 प्रश्नों के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और समझ आधारित सवाल भी आजकल ज़्यादा आने लग गए हैं। अब इसमें समस्या क्या हुई देखो, अब आपने देखा कि ग्रुप बी का रिज़ल्ट है, वो काफ़ी खराब रहा। ग्रुप बी के जो परिणाम आ रहे हैं, उसमें डिस्क्वालिफ़िकेशन वाली दिक्कत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि ग्रुप बी का पेपर, जीके का पेपर ज़्यादा खतरनाक था। उसके 2 कारण थे।
पहला कारण ये था कि उसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति पहले पेपर की तुलना में टफ थी। दूसरा कारण था उसके अंदर शैक्षिक प्रबंधन के प्रश्न ऐसे थे जो विद्यार्थी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जैसे कि हमारे एक टीचर पढ़ाते हैं, मुकेश जी ढाका, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन में काम भी करते हैं वो। उन्होंने बहुत शॉर्ट में एक कोर्स करवाया। उनकी किताब भी सबसे छोटी आती है, मतलब मार्केट में सबसे छोटी शैक्षिक प्रबंधन की उनकी किताब आती है। ग्रुप ए के अंदर उनके सारे प्रश्न मिल गए। बहुत छोटे से कोर्स से सारे क्वेश्चन मिले। 6 क्वेश्चन पूछे, 6 के 6 मिल गए। ग्रुप बी के अंदर आधे क्वेश्चन मिले। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो दिक्कत हो जाती है। अब उसके अंदर कई विद्यार्थियों ने जो बड़ी किताबें भी पढ़ी, चाहे कलाम पब्लिकेशन की हो, नाथ पब्लिकेशन की हो, हिंदुलाल पब्लिकेशन की हो, बड़ी किताबें भी यदि पढ़े, तो भी उनमें से एक आध क्वेश्चन या एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल पाया। फायदा क्या हुआ फिर उसका? अब इसके कारण ग्रुप बी में बहुत सारे विद्यार्थी फेल कर गए, क्योंकि एक तो इतिहास बहुत कठिन पूछ लिया गया और दूसरी बात शैक्षिक प्रबंधन में भी 2-3 सवाल पहले के। अब 4-5 सवाल यदि किसी पेपर में वैसे ही बहुत कठिन आ रहे हैं और पहले वाले की तुलना में और कठिन पूछ लिए, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन वालों की लाइन लग गई। 99% विद्यार्थी हैं वो पहला पेपर पास नहीं कर अब इसके अंदर आपको मनोविज्ञान की आपकी अलग किताबें आती हैं, ठीक है? इसके अंदर या तो आप लकी आहूजा मैडम की किताब आती है, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे लेखक हैं, जिनमें से आप किसी को पढ़ सकते हैं, या एक छोटी किताब में धीर सिंह दाभाई जी की किताब अच्छी आती है। यदि आपकी पहले से साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर ये छोटी किताब ही आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है, ठीक है? इसके अलावा भी आप जैसे अशोक पारिक सर हैं, है ना? ये अब इसमें ये नहीं है कि सर तो आप सबका ही नाम लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे ही अच्छे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। एक वो जो वीजे एजुकेशन वाली मैडम है ना? मैं नाम भूल जाता हूँ हर बार उनके, और सबसे पुरानी बेचारी वही हैं। तो क्या नाम है? आपको याद आ गया, वीजे एजुकेशन नाम से शायद उनका कोई चैनल वगैरह चलता है। तो वंदना जादव। तो इस प्रकार की कोई भी किताब आपके पास पहले से है, तो आपको उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पिछली भर्ती में ले ली है, तो नई भर्ती में कुछ नया तो ये डाल नहीं देंगे। आप उसको पढ़ते जाएँ, उसको अच्छे तरीके से उसको समझ लें, ठीक है? ऐड ऑन कोई करना चाहे तो 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी से कुछ समझ आधारित कुछ टॉपिक हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई करना चाहे, नहीं तो इससे काम चल जाता है। शैक्षिक प्रबंधन में मैंने आपको बताया जब नया एडिशन आए तो आप ले लेना। देखो इसमें 3 किताबें मुख्य तौर पे ज़्यादा चलती हैं, 4 मान लो। सबसे ज़्यादा इसके अंदर चलती है कलाम पब्लिकेशन, ठीक है? कलाम पब्लिकेशन की एसएस यादव की किताब आती है, थोड़ी बड़ी आती है, लेकिन नाथ पब्लिकेशन की जो किताब आई थी, वो भी लगभग आकार में इनके बराबर ही थी या थोड़ी बड़ी ही थी अब की बार, ठीक है? नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है, या जैसे मैंने आपको बताया ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताब आती है। ये किताब यदि पेपर, जैसे मैंने आपको बताया, सरल और मध्यम स्तर का आता है, तब तो कोई ज़रूरी नहीं है। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से मुकेश ढाका की किताब आती है, ठीक है? तो वो छोटी किताब भी काम दे सकती है। अब की बार ये नया एडिशन निकालेंगे तो देख लेंगे कितने पेज की निकालते हैं, ठीक है? ये सबसे मतलब कम पेज की आती है और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल या थोड़ी, जैसे जटिल पेपर आता है तो फिर देखो जिस किताब में ज़्यादा पेज होंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पॉपुलर किताब है इसके अंदर कलाम पब्लिकेशन। तो ये आपका मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन है। इसमें भी आपको अध्यापकों की ओर जाने की बजाय कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इसको इससे सीख लें, किताबों से ही सीख लें। हाँ, पहली बार के विद्यार्थी हैं, मनोविज्ञान कभी पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो आप शिक्षक की सहायता से मनोविज्ञान सीख सकते हैं, फिर थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। मनोविज्ञान के कोर्सेज़ हालाँकि ऑनलाइन काफ़ी महँगे मिलते हैं, लेकिन आप रिकॉर्डेड कोर्स यदि हमारी ऐप से लेंगे तो आपको कोई 200-300 रुपए में मिल जाएगा, कोई ज़्यादा उसमें चार्ज नहीं लगता है। और यदि आपने किसी दूसरे पब्लिकेशन से ले भी रखा है, तो आप उससे पढ़ते जाइए। नहीं, यूट्यूब पे भी आपको सर्च करेंगे ना कि प्रत्येक टॉपिक को, तो किसी न किसी का पढ़ाया हुआ ही है ना? आप थोड़ा-सा ये स्मार्ट भी बन सकते हैं। यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आपके पास 200-500 रुपए की भी दिक्कत हो सकती है विद्यार्थियों के पास, तो आप सर्च कीजिए कि जो भी आपका सिलेबस का टॉपिक है, उसको आप सर्च कर लीजिए। किसी न किसी का डेमो क्लासेस के रूप में कहीं न कहीं कोई टॉपिक मिल ही जाता है, ठीक है? तो आप निःशुल्क भी आपको पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा लगाकर पढ़ें। मेरे हिसाब से मैंने सब पार्ट की बात कर ली, सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़ कर के, है ना? हो गया ना, इतिहास के 15 क्वेश्चन हो गए, ये हो गया आपका। फिर उसके आपके आपका मैथ्स रीजनिंग के हो गए 10 क्वेश्चन। मैं इसलिए कर रहा हूँ आपका कोई छूट ना जाए। हिंदी इंग्लिश के आपके क्वेश्चन हो गए 10। फिर उसके बाद में हमने भारत की राज्य व्यवस्था की बात कर ली थी, है ना? पॉलिटी की बात कर ली थी, उसके हो गए 5 क्वेश्चन। राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर ली थी, उसके हो गए 10 क्वेश्चन। उसके बाद में अभी हमने मनोविज्ञान और इसकी बात कर ली, है ना? लगभग 10 क्वेश्चन इसके हो गए। साइकोलॉजी और आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट, इसके हो गए आपके 10 क्वेश्चन। सब पार्ट है।
15, 10, 25, 10, 35, 5, 40, 10, 50 और 10, 60। एक 5 नंबर का पार्ट कौन-सा भूल गए हम? मनोविज्ञान, विज्ञान, साइंस का। साइंस भी हमने कर साइंस के भी 5 क्वेश्चन। कितने हो गए ये? 15, 10, 25, 10, 35, 5, 40, 50, 60, 65। ठीक है, 65 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके। और उसके अंदर प्लस 10 क्वेश्चन आपके हैं, वो लगभग आपके आते हैं करंट अफेयर्स। अब कई जो नए विद्यार्थी होते हैं, अनुभवी हैं, उनको तो पता है करंट कब पढ़ना है। अब जो कई नए विद्यार्थी हैं, मेरे पास रोज़ाना कोई न कोई मैसेज आ सकता है कि सर करंट का कोई कोर्स शुरू कर दो। देखो, पहली बात तो ये मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी प्रकार का कोई कोर्स शुरू नहीं करूँगा, मैं काम नहीं करना चाहता इस फील्ड में। अब दूसरी बात ये है कि विद्यार्थी कहते हैं कि आप क्या पढ़ें? अभी से आपको पढ़ने नहीं है करंट, आप इस बात को समझो। जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद आपको करंट पढ़ना शुरू करना है। और कोशिश ये करनी है कि लास्ट के ये जो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स। वैसे तो आपको आजकल स्ट्रेटेजी आरपीएससी की, अब तो अगले साल आपका इसकी वैकेंसी आएगी, तब तक तो हो सकता है आरपीएससी की रणनीति में क्या बदलाव आता है हम देख लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले के 45 दिन निकाल दो, ठीक है? उससे पहले के जो 3 माह हैं, 2-3 माह, कई बार तो 1 माह से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 3 माह से पूछा जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने एग्जाम से पहले डेढ़ महीना छोड़ के और 6 माह का करंट तैयार करना है, ठीक है? 6 माह का करंट तैयार करना है, फिर उसके अंदर आपका राजस्थान का बजट और थोड़ी-सी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो कि आपके भूगोल में भी काम आ जाती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी होती, जैसे जिस प्रकार से आरएएस और एसआईएस वगैरह में पढ़ते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर 1 में पढ़ी जाती है, उस प्रकार से नहीं। पेपर 3 होता है ना राजस्थान वाला, उसमें। इसमें आपको ये द 5-10 पेज का मैटर होता है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये नहीं कि आप आर्थिक समीक्षा की किताब ही लाके पढ़ने लग जाएँ। लास्ट में इसके संबंध में फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स की जो सिंगल किताब आती है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। तो ये अभी से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लास्ट जब आपका एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आ जाए, उसके बाद में आप नियमित रूप से क्रोनोलॉजी लानी शुरू कर दें। द्विमासिक मूल भी ला सकते हैं, नहीं तो मासिक आपको ये ठीक रहेगा। क्रोनोलॉजी आप हर महीने लाके उसको पढ़ते रहें और अंत में फिर किसी पब्लिकेशन की ऐसी कोई गाइड आती है करंट अफेयर्स की, तो फिर उसके माध्यम से आप वो पढ़ सकते हैं। ये एक पूरी मैंने आपको बताया किस तरीके से आप इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, इसके अंदर आपको यदि आप इन सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है विद्यार्थी, तो फिर आपको इसकी ये कोचिंग करने की या ऑफलाइन जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन किसी का कोर्स लेकर या यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाए, उसके माध्यम से आपको करना है और इसके इनके प्रश्नों का आपको अभ्यास खूब करना है। बिना अभ्यास के आप गणित के वीडियो देख के जाएँगे, तो आप कभी सवाल नहीं कर सकते। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। भूगोल के अंदर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि उसको आपको इस तरीके से तैयार करना है कि मेरे को तो इसमें पूरा प्रत्येक प्रश्न हल करना है। आप इतिहास में ऐसी कोशिश करेंगे तो सफल नहीं हो पाएँगे। भूगोल में आप ऐसी कोशिश करेंगे कि मैं सारे प्रश्न करके आऊँगा, तो हो सकता है कि आप सफल हो जाएँ, कि आप सारे प्रश्न कर सकें। ठीक है? तो ये आपकी थोड़ी-सी एक रणनीति के बारे में मैंने एक लंबी चर्चा इसलिए की कि अलग-अलग पार्ट में किताबें तो बहुत सारी पब्लिकेशन की आती हैं। और 2-4 पब्लिकेशन ऐसे हैं जिनकी किताबें आप ले लोगे तो उसमें आपको कोई मीन मेख निकालने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया हुआ है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन मिस होते हैं, तो उसमें उन पब्लिकेशन की गलती नहीं है। अब आरपीएससी इस प्रकार के सवाल बनाती है और इस तरीके से उनको सेट करती है कि आपसे गलती हो जाती है और उन किताबों से प्रश्न छूट जाते हैं, उनका आप पीछा नहीं कर सकते। उनका आप पीछा करेंगे तो आपके और भी कम अंक आएँगे। यदि आप और ये कोशिश करेंगे कि और अधिक प्रश्न आने वाली किताबों की तरफ मैं जाऊँ, तो आपका स्कोर और भी कम हो जाएगा, भले ही उन किताबों से सवाल ज़्यादा आ जाए। अब यहाँ पे एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी कि एक जो बातें चलती हैं मूल किताबों की, मूल किताब। मूल किताब का कोई देखो, अब इसका कोई जैसे राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, भारत के इतिहास की मूल किताबों की ओर जाएँगे, उसका कोई और छोर नहीं है। अब उसको आप पढ़ने बैठ जाएँगे तो आप कभी न तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, न कभी उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और उसके बावजूद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि उन किताबों से प्रश्न आ जाएँगे। जैसे राजस्थान इतिहास की मैं आपको बहुत सारी मूल किताबें बता सकता हूँ, भारत के इतिहास की बता सकता हूँ, है ना? लेकिन उनका कोई अंत नहीं है। जैसे भूगोल के अंदर एक किताब आती है राजस्थान की, एचएम सक्सेना की भूगोल वाली, तो उस किताब को कोई पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन आप परिणाम देखिए, उसमें से 50-60% से ज़्यादा सवाल किसी भी भर्ती में नहीं पूछे जाते। अब फ़ायदा क्या हुआ, आप एचएम सक्सेना की भूगोल पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप राजस्थान के जो बोर्ड वाली किताबें हैं वो पढ़ोगे, है ना? उसके बाद भी आपको सारे सवाल नहीं मिलेंगे।
तो फिर आप किसकी ओर जाओगे? फिर आप एक गाइड पढ़ोगे, तो इतना याद कैसे रखोगे? तो जो बेस्ट जो हो सकता था, आज जिस प्रकार की एग्ज़ाम आपसे सवाल पूछ रही है आरपीएससी, उसके लिए जो बेस्ट रणनीति हो सकती थी, बेस्ट जो सामग्री हो सकती थी, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अंतिम सत्य बता रहा हूँ और मेरे से बेहतर कोई बता नहीं सकता। निश्चित रूप से मेरे से बेहतर बताने वाले भी लोग होंगे। अब मैं पूरा वीडियो हो चुका है, अधिकांश विद्यार्थी वीडियो छोड़ के जा चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एप्लीकेशन का नाम है हिस्ट्री 360। ठीक है? मैंने ऑनलाइन क्लासेस का काम बंद कर दिया है। मैं तो पिछली भर्ती में भी नहीं पढ़ाता था और टीचर पढ़ाते थे। मैंने काम बंद कर दिया है। इसका एक रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध है। अभी जैसे रक्षाबंधन आने वाली है, तो आप ये जो वीडियो देखोगे, उसके बाद में रक्षा नाम से ये आप कूपन कोड लगा लोगे, तो आपको पहले पेपर का कोर्स लगभग ₹800 में मिल जाएगा। इस पार्ट में कई-कई अध्यापक हैं, आपको साइकोलॉजी की क्लासेस भी नहीं मिलती थी। और मैं ये कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट और सेकंड पेपर का भी, जो आईसीटी पेडागोजी का पार्ट है, वो वाला पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है। दिक्कत सिर्फ एक ये है कि आपको ये डर है कि कल को सिलेबस में कुछ बदलाव हो जाएगा, तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आगे काम नहीं करना चाहता। उसका अपडेट मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। हालाँकि पिछली बार सिलेबस में काफ़ी बदलाव हो गए, तो इस बार बदलाव होने की न के बराबर संभावना है। फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, वो आपके ऊपर है। आपको ये लगता है कि ये चार्ज ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे किसी संस्थान का है वो कोर्स ले सकते हैं, या आप ये सोचें कि कोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने आपको किताबें बताई। मैंने तो ज़्यादातर पार्ट के लिए आपको यही बताया कि आपको कोर्स की ज़रूरत है ही नहीं, और उसमें भी आपको ये लगे जैसे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान या साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने तो उसके भी ₹80 में, ₹100 में, ₹200 में अलग-अलग पार्ट डिवाइड करके इसीलिए डाल रखे हैं कि किसी विद्यार्थी के पास यदि फीस नहीं भी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी भी नहीं भी हो, तो भी वो कम से कम जटिल जो विषय हैं उनकी कोचिंग कर पाए। अब इससे कम प्राइस में मेरे हिसाब से तो राजस्थान में कोई उपलब्ध नहीं करवाता। और आगे आप जैसे कोई कहे कि सर इसमें करंट अफेयर्स ऐड होगा, नहीं होगा, इसके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं आगे किसी भी वैकेंसी के लिए किसी भी प्रकार का ऑनलाइन क्लासेस का काम नहीं करना चाहता और करूँगा भी नहीं। सिर्फ जो है मैं आपको यूट्यूब के ऊपर ये जो निःशुल्क गाइडेंस वीडियो आते हैं ये आएँगे। कुछ किताबें हो सकता है मेरी आ जाएँ, जैसे इतिहास सेकंड पेपर के लिए तो मैं काम करता ही रहता हूँ। इतिहास फर्स्ट पेपर के लिए गारंटी नहीं है, मैंने इसीलिए अपना कोई नाम नहीं लिखा, क्योंकि मेरा पता नहीं है कि मैं काम करूँगा कि नहीं करूँगा। करूँगा तो हो सकता है मैं फर्स्ट पेपर की इतिहास, कला, संस्कृति की ऑब्जेक्टिव या थ्योरी की किताब का कर भी सकता हूँ, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। और इसलिए मैंने शुरू में बता दिया था कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊँ, इस तरीके से गुमराह करूँ कि मैं अपना कोई प्रोडक्ट बेच पाऊँ। मैं अपना कुछ नहीं बेचना चाहता, जो मेरा कोर्स चलता था, वो भी मैंने आपको बताया कि मैंने काम छोड़ दिया है। तो इसका मोटिव, इस वीडियो का मोटिव पूरी तरीके से ये था कि आप बेहतर तैयारी कैसे कर पाएँ? कैसे विद्यार्थी हैं, वो बिना अधिक पैसे लगाए भी एक अच्छी सामग्री का और एक अच्छी रणनीति को अपनाते हुए और अच्छा प्रयास कर पाएँ, अपना चयन ले पाएँ। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको ये कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको ये लगता है कि ये चैनल यूज़फुल है, और यूज़फुल नहीं लगता है तो आप क्यों ही करेंगे? धन्यवाद।